आपका जो लोअर पीसीएस का एग्जाम होता है उसमें भी हिंदी पूछी जाती है 150 नंबर की अलग से। और संघ लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी है उसमें भी हिंदी का 300 नंबर का एक क्वालिफाइंग पेपर होता है। तो उस पर विषय आधारित हमने ये चर्चा करने वाले हैं आज, जो हिंदी विषय पर क्या क्या ज़रूरी बातें हैं वो आज देखेंगे हम। और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना जिससे कि आपको लगे, है ना। तो आज स्टार्ट करते हैं हम हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। हिंदी भाषा के सामान्य परिचय में सबसे पहले है हेडिंग आपकी हिंदी भाषा के परिचय और व्याकरण। तो हम मोटा मोटी आपको देखें बताते हैं कि हम बात करने वाले हैं हिंदी भाषा पे। भाषा देखो हिंदी भी है, गुजराती भी है ना, और इधर मराठी भी है। लगभग संविधान में 22 भाषाएं हैं, तो उसमें से हम हिंदी पर चर्चा करने वाले हैं। और हमारे जो बोर्ड में ज़्यादातर हिंदी विषय से प्रश्न आते हैं, तो अलग से वेटेज भी है, नंबर भी मिलते हैं, तो उस पर आज चर्चा कर रहे हैं। जैसे हिंदी है, हिंदी में भाष है ना, भाषा के लिए हम बोलेंगे भाष। जो भाष धातु है वो संस्कृत से निकली है, ये एक क्रिया रूप है ना। किसका रूप है? क्रिया का। संस्कृत भाषा का मूल भाषा है ये संस्कृत। मूल भाषा की जो क्रिया है उससे ये भाष धातु से बना हुआ है भाषा। भाषा में आप देख रहे हैं जैसे हिंदी है, हिंदी की जगह कोई भी लैंग्वेज आप लिख सकते हैं। जिस बोर्ड में जो परीक्षाएं जिस स्टेट में होती हैं और उसके लिए हम भाषा प्रयोग करते हैं। तो भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है? भाषा का शाब्दिक अर्थ है विचारों का प्रकट करना। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए हम जो विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। वो भाषा इंग्लिश भी हो सकती है, वो भाषा आपकी हिंदी भी हो सकती है, वो भाषा आपकी मराठी भी हो सकती है, वो भाषा आपकी तमिल भी हो सकती है, गुजराती भी हो सकती है। तो ये भाषा का मतलब क्या है? एक साधन है, माध्यम है विचारों का आदान प्रदान। अगर हम इसको परिभाषित करते हैं, इसकी परिभाषा क्या होगी? एक व्यक्ति से, जैसे मान लो एक व्यक्ति है कोई ए और बी व्यक्ति है कोई, ए व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति विचारों का आदान प्रदान। सिंपल भाषा में आप समझो इसको, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक विचारों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। तो अब बात करेंगे हम, ये परिभाषा आप समझ गए भाषा की, और भाषा की विशेषताएं आप समझेंगे हम। भाषा की विशेषताओं में क्या है? जैसे अर्जित संपत्ति। भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति है, जन्मजात नहीं है। इसको अर्जित किया जाता है, एक दूसरे से अर्जित किया जाता है इसको, और पर्यावरण के माध्यम से, एनवायरनमेंट में जो भी चलता है उसके माध्यम से इसको अर्जित किया जाता है, जन्मजात नहीं होती है। कहने का मतलब ये है इसका जो विकास होता है वो वंश क्रम से नहीं होता है, वातावरण पर आधारित होता है। और एक सामाजिक प्रक्रिया है ना। कैसी है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। समाज में अर्जित संपत्ति किस लिए है? सामाजिक प्रक्रिया की वजह से, क्योंकि समाज में जो लोग रहते हैं उनके माध्यम से हम इसको क्या करते हैं? अर्जित करते हैं। जैसे मैंने अपने मम्मी पापा से सीखी, मम्मी पापा ने उनसे सीखी होगी, दादा दादी से। तो इस तरीके से क्या है? ये एक अर्जित संपत्ति है। इन्वायरमेंट में हम समाज में रहते हैं, समाज और सामाजिक प्राणी हैं, तो एक दूसरे से अर्जित की जाती है ये समाज में भाषा। और ऐसे ही परिवर्तनशील है ये। क्या हो सकती है? ये परिवर्तनशील है, इसमें निरंतर परिवर्तन हो सकता है। और ये अंतरिम स्वरूप है। क्या है ये? भाषा का भी फिलहाल में अंतिम स्वरूप है। इसका जो स्ट्रक्चर है हम इसको समझा देंगे, संरचना भी समझा देंगे इसकी, हिंदी की जो भाषाएं कौन कौन सी हैं, कैसे कैसे इसका संरचना रूप आया है। ये अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, आपको पता है। अनुकरण द्वारा, जैसे कि के द्वारा। अनुकरण के द्वारा मतलब किसी बच्चे को, है ना, जब वो बच्चा होता है और माँ से या दादा दादी के पास बच्चा रहता है, तो जैसा हाव भाव, जैसा बच्चे को जैसा सिखाते हैं मम्मी पापा या दादा दादी, उस हिसाब से वो क्या करता है? अनुकरण करता है, सीखने की कोशिश करता है। पापा दादा ऐसे करके, है ना, तो वो अनुकरण करता है उसके द्वारा, है ना। संरचना की भिन्नता, आपको संरचना की भिन्नता पता होगी। जैसे हम भावट ये बनाते हैं, है ना, और ये क्या है? एक लैंग्वेज ये है। तो ये हिंदी भाषा का अमानक रूप है। कैसा है? अमानक है, अमानक वर्ण।
ये मानक वर्ड है हिंदी में जो चलन में चल रहा है ना। हिंदी भाषा का जो मानक रूप है इसको हम मानते हैं। ये कैसा है, अमानक वर्ड है, इसको हम हिंदी में नहीं मानते हैं। ऐसे ही इनका जो मानक रूप है, ये मानक रूप ये आपको पता है, ये है ना। और संरचना की भिन्नता भी हमने आपको बता दी। तो इस हिसाब से आप देखेंगे। फिर उसके बाद में आप भाषा को सीखने की आवश्यकता, भाषा को सीखने की आवश्यकता, जिज्ञासा के द्वारा, अनुकरण के द्वारा और अभ्यास के द्वारा। तो साइकोलॉजी में एक विचारक हैं, उनका नाम है थॉर्नडाइक। इन्होंने सिद्धांत दिया, थॉर्नडाइक ने तत्परता का सिद्धांत। जो थॉर्नडाइक है उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, तत्परता का सिद्धांत। तत्परता का मतलब एक दूसरे पे आश्रित, जिज्ञासा के अनुसार सीखी जा सकती है ना, अनुकरण के द्वारा सीखी जा सकती है और अभ्यास के माध्यम से हिंदी भाषा को हम सीख सकते हैं। हिंदी भाषा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे भाषा का विकास क्रम जैसे कौशल के माध्यम से, है ना। हिंदी भाषा का क्या हुआ, विकास कौशल के माध्यम से हुआ है। नित्य निरंतर इसमें काम होता गया। और जैसे आपको पता है कि संस्कृत भाषा से जो भी भाषाएं निकली हैं, जैसे पाली है ना, आपकी प्राकृत भाषा है, आपकी अपभ्रंश भाषा है। अपभ्रंश भाषा के बाद फिर अपभ्रंश के बाद में मानक हिंदी जो आई, हिंदी के बाद मानक हिंदी आई। इस हिसाब से एक क्रम से ये हिंदी का क्या है, इसमें नित्य निरंतर क्या होता रहा, कौशल के माध्यम से इसमें कार्य होता रहा। और वर्ड की जो लक्षणता है वो बदलती गई, स्वरूप बदलता गया। आप देखेंगे विकास क्रम में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों चीज़ें आती हैं, है ना। भाषा का जो विकास क्रम है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। जो बच्चा होता है शुरुआत में पहले क्या करता है, वो लिसनिंग करता है, सुनता है ना। फिर उसके बाद में क्या करता है, बोलता है, बोलना सीखता है, तुतला तुतला के, हकला हकला के क्या बोलना सीखता है वो। फिर उसके बाद में धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो अक्षरों का, वर्णों का उसको ज्ञान होता है। फिर वो वर्ण के साथ शब्द से फिर वो पद बनाना सीखता है, पद के बाद वो वाक्य बनाना सीखता है। तो इस हिसाब से फिर वो लिखना भी सीख जाता है। तो ये हुआ किसका, भाषा का विकास क्रम। किस हिसाब से, ऐसे ही एक इसको नोट कर लेना, जो मैडम मॉन्टेसरी हैं, हम साइकोलॉजी में इसका भी अध्ययन करते हैं। साइकोलॉजी में इन्होंने इसका जो पद क्रम है ना, इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को बदलने की कोशिश की। इसमें इसको लिसनिंग भी रहने दिया, है ना। फिर उसके बाद में स्पीकिंग, उसके बाद में राइटिंग और फिर रीडिंग। ये चारों चीज़ ये एक दूसरे की क्या है, चेंज कर दी इन्होंने, मॉन्टेसरी ने। तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले हम सुनना सीखते हैं, फिर बोलना, फिर लिखना, फिर पढ़ना। ये किसने दिया, मैडम मॉन्टेसरी ने। लेकिन भाषा के विकास क्रम में जितने भी विदेशी और विद्वान हैं, उन्होंने बोला सुनना पहले होता है, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। अब जो सुनना है और ये बोलना है, ये किस चीज़ में आता है, अनुकरण में। अनुकरण का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं एडप्टेशन, है ना। एडप्टेशन, एक दूसरे से एडप्ट किया होना, किसी चीज़ को सुनना फिर बोलना। जो ध्वनि होती है, जो ध्वनि की इकाई होती है ना, उसके माध्यम से सुनना सीखता है, सीखने के बाद में फिर वो बोलना सीखता है। ऐसे ही आप देखेंगे आप भाषा के प्रकार कितने होते हैं। एक तो मौखिक है, एक लिखित है और एक सांकेतिक है। ये तीन प्रकार हैं किसके, भाषा के। तीन प्रकार से ही हो सकता है, एक तो बोलकर और सुनकर। तो मौखिक में क्या आएगा, बोलकर और सुनकर। लिखित में क्या आएगा, लिखकर और पढ़कर। और सांकेतिक में संकेत के द्वारा और इशारों के द्वारा। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करें हम, जैसे टेलीफोन है ना, साक्षात्कार है, रेडियो है। तो इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं हम, बोलकर और सुनकर अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये भाषा का मौखिक रूप हुआ, है ना। क्या, कौन सा रूप हुआ, ये मौखिक रूप हुआ। ये सबसे सरल माध्यम है किसका, भाषा का। क्योंकि इसमें पढ़ना बोलना जरूरी नहीं है कि किसी को लिखना आता हो या पढ़ना आता हो, लेकिन इसमें क्या है, बोलकर और सुनकर उस ध्वनि को, श्रुति को अपने कानों में जाकर वो समझ सकता है चीज़ों को, है ना। ये सबसे सरल माध्यम लिखा जा सकता है इसको।
फिर उसके बाद लिखित, लिखकर और पढ़कर, पत्रिकाओं के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से। जैसे कि पत्रिकाओं में आपको पता है साप्ताहिक पत्रिका होती है, मासिक पत्रिका होती है, पाक्षिक 15 दिन वाली होती है पत्रिका, ऐसे ही वार्षिक पत्रिका होती है। तो ये सब पत्रिकाओं के उदाहरण हुए। और पत्र के माध्यम से आपको पता है लेटर्स वगैरह जो होते हैं हम सरकारी विभाग में हम यूज करते हैं। समाचार पत्र आपको पता है ना, जो दैनिक आता है अपने यहाँ पर। और पुस्तकों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से कहने का मतलब ये है जैसे निबंध है, उपन्यास है, कविताएं हैं, इनके माध्यम से क्या हो सकता है, विचारों का आदान प्रदान हो सकता है। कैसे? लिखकर, पढ़कर, है ना। ऐसे ही सांकेतिक भाषा की बात करें हम, संकेत और इशारों के द्वारा इसको किया जा सकता है। जैसे कोई क्रिकेट का मैदान है, क्रिकेट के मैदान में कोई एम्पायर है, अब वो कोई किसी व्यक्ति ने बॉल डाली है किसी खिलाड़ी ने, तो सामने वाला बंदा है ना जो खेल रहा है, अगर वो किसी के पैड में पड़ जाती है तो वो LBW देता है, उसको आउट देता है। उसका जो निर्णायक संकेतक होता है, कि कौन सा संकेतक, उसका जो निर्णायक संकेतक होता है ना, निर्णायक संकेत होता है। इसका मतलब आउट हो गया, वो दोनों हाथ कर देता है तो वो वाइड हो गई गेंद, है ना। तो वो इस हिसाब से उसको क्या बोलेंगे, संकेत, इशारे कर रहा है वो। तो एक भाषा ये भी होगी। जैसे सड़क के चौराहे पर कोई पुलिस कर्मचारी खड़ा हुआ है और वो इशारे कर रहा है, सिग्नल दे रहा है जाने का, तो वाहन कैसे जाने लगते हैं, इशारे से। अगर वो रोकता है तो वो रुक जाते हैं, है ना। तो ये सड़क चौराहे पर पुलिस के जो वाहन होते हैं उनको रुकने और चलने की इजाज़त देता है वो संकेत के माध्यम से, इशारों के माध्यम से। तो ये क्या हुआ, सांकेतिक भाषा हुई। ऐसे ही गाड़ी का हॉर्न, है ना, लेकिन ये इसको अपवाद के रूप में देख लो, आप सब समझ सकते हो नोट के रूप में। जैसे गाड़ी का हॉर्न है, हॉर्न बज रहा है लेकिन उसकी श्रुति सुनाई दे रही है कानों में। क्या दे रही है? श्रुति सुनाई दे रही है। हमें सुन जरूर रहे हैं लेकिन वो कैसी है, सार्थक नहीं है। वो ध्वनि कैसी नहीं है, सार्थक नहीं है। ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो ध्वनि क्या कहना चाह रही है, लेकिन हम समझ पा रहे हैं वो संकेत दे रही है साइड होने के लिए। तो आप समझ पाते हो ये सांकेतिक भाषा के रूप में ही लिखा जाता है गाड़ी के हॉर्न को। और मौखिक ये नहीं है, इसको बात को याद रखना आप, ये कैसा नहीं है, मौखिक में नहीं आता है ये गाड़ी का हॉर्न, क्योंकि ये सार्थक नहीं है इसकी जो ध्वनि है। ऐसे ही आप देखेंगे जो ट्रैफिक सिग्नल होता है, ट्रैफिक सिग्नल में जो लगे रहते हैं, जिसको ट्रैफिक सिग्नल के बारे में नहीं जानकारी होगी, जो गाड़ी चलाना ही नहीं जानता है, तो उसको पता नहीं चल पाएगा कि इसका सांकेतिक अर्थ क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, ना तो वो समझ पाएगा। तो इस भाषा को क्या बोलते हैं हम, सांकेतिक भाषा। लेकिन सांकेतिक भाषा निश्चित नहीं हो सकती है, ये जरूरी नहीं है कि उस भाषा को सब लोग जान पाएं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सबसे कठिन भाषा बोलते हैं। कैसी भाषा बोलते हैं इसको, सबसे कठिन भाषा। जरूरी नहीं है हर कोई इस भाषा को समझ पाए। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों ने ये देखा और समझ रहे होंगे। ऐसे ही निरंतर हम आपको ये वीडियो देते रहेंगे और हिंदी की जो जटिलता हैं वो आपको आसान भाषा में आपको ज़रूर देंगे।